एपिसोड स्टार्ट होता है तो बताते हैं कि फैंग लिंग जो कि हमारा मेन लीड है, वो एक बिजनेसमैन है जिसने आज फाइनली ह्यूमन की बॉडी से एक हार्मोनी एलिमेंट बनाया है। आज उसकी लॉन्च भी होती है और यहाँ फैंग की जियोकी से शादी हो रही होती है। यहाँ ये दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। फैंग ने जियोकी के ही स्टोन की रिंग बनाई होती है और वो वही स्टोन होता है जब वो पहली बार उससे मिला था और उसने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। यहाँ पर वो जैसे ही उसे रिंग पहनाता है, एक दूसरे को किस कर लेते हैं, इनकी शादी हो जाती है। एकदम से जियोकी का प्लेनेट आ जाता है उसे लेके जाने के लिए और वो चली जाती है। जैसे ही वो अपने प्लेनेट में आती है तो उसे जेल में रखा जाता है। तो जियोकी को इल्म होता है कि उसकी सारी मेमोरी ना इरेज़ कर दी जाए, इसीलिए वो अपनी सारी मेमोरीज़ जो उसकी फैंग के साथ होती हैं, वो सब कुछ इस स्टोन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर चीफ ये फैसला कर रहे होते हैं कि जियोकी को क्या सज़ा दी जाए। यहाँ सारे जियोकी के लिए सज़ा सोच रहे होते हैं क्योंकि उसने अर्थ पर एक ह्यूमन से शादी करी होती है। इसीलिए सारे उसके ख़िलाफ़ होते हैं कि इतने में वहाँ पर कोई शख्स आता है और वो आकर चीफ को समझाता है कि अभी हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि फैंग ने कोई एलिमेंट बना लिया है, हार्मोनी एलिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर वो आइडिया देता है चीफ को कि हम जियोकी को फैंग की एज अ वाइफ यूज़ करेंगे और जियोकी को ही हम अर्थ पर भिजवाएंगे ताकि वो एलिमेंट हमारे पास लेके आ सके। यहाँ पर सारे इसकी बात को मान लेते हैं और ये इसकी शक्ल नहीं दिखा रहे होते कि ये आखिर है कौन। दूसरी तरफ ये जियोकी की सारी मेमोरीज़ इरेज कर देता है और जियोकी के दिमाग में एक नई मेमोरीज़ डालता है जिसमें फैंग को वो बुरा इंसान बनाता है कि उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी जब तुम पहले अर्थ पर गई थी, तो अब तुम्हें उसकी वाइफ बनकर तो रहना है, मगर उससे एलिमेंट चुराना होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जिस तरीके से उसकी फ़िक्र कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि शायद वो उसके लिए कुछ फ़ील करता है। दूसरी तरफ जो उसकी टर्टल होती है उसे भी ह्यूमन फॉर्म मिल जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है कि मैं इंसानी रूप में आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इन दोनों को अर्थ में भेजा जा रहा होता है। दूसरी तरफ जियोकी को कुछ भी याद नहीं होता और इस रिंग के बारे में भी कुछ याद नहीं होता कि इसमें मेमोरीज सेफ हैं। बस वो इसे एक हार्मोनी कलेक्टर समझ रही होती है। इतने में इनके प्लेनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सब सिस्टम खराब हो जाता है और जियोकी और जियोवू दोनों ही अलग अलग जाकर गिर जाती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फैंग की कंपनी ने कोई परफ्यूम लॉन्च किया होता है जिसकी आज सेरेमनी होती है। ये वहीं जा रहा होता है कि ये भी अर्थ में लैंड करने लग जाती है, मगर उसका ड्रेस कहीं जाकर अटकता है तो फैंग भी उसे वहाँ लटका हुआ देख लेता है और जैसे ही वो गिरने लगती है तो फ़ौरन आकर उसे बचाने लगता है। जियोकी वहीं फैंग की लॉन्च वाली जगह पर होती है और यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, जियोकी को पता नहीं होता कि ये वही फैंग है जिससे वो एलिमेंट लेने आई है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि एकदम से ह्यूमन हार्मोनी कलेक्ट होने लग जाती है उस रिंग के अंदर। साथ ही साथ वो उसकी बॉडी को, उसके हार्ट को टच करने लग जाती है तो वो उसे गलत समझता है और उससे कहता है कि बिहेव योरसेल्फ, कि तुम ये क्या कर रही हो। कि इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है उस फैंग को ढूंढता हुआ और उसे इस हालत में देखता है तो फैंग फ़ौरन उससे हटकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब जियोकी को पता चलता है कि ये फैंग है, मगर ये सोचती है कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ, तो ये ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि ये मुझे नहीं जानता। इस बात के लिए परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लॉन्च में जैसे ही ये आता है, यहाँ होस्ट उसकी मैरिज के हवाले से सवाल करती है तो वो कह देता है कि वो सिंगल है। ये सुनकर जियोकी हैरान होती है और सबके सामने स्टेज पर आकर खड़ी हो जाती है और इससे माइक छीन लेती है और सबके सामने अनाउंस कर देती है कि यही इसकी वाइफ है। मगर वहाँ की सारी लड़कियाँ आ जाती हैं वेडिंग ड्रेस पहन के और वो भी यही कहने लगती हैं कि हम भी उसकी वाइफ हैं। ऐसे तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। फैंग भी समझता है कि शायद वो उसकी फ़ैन गर्ल है और उसे जाने के लिए कहता है। वहाँ गार्ड जब जियोकी को हटा रहे होते हैं तो वो गुस्से में टाइम स्टॉप कर देती है। जैसे ही टाइम स्टॉप होता है फैंग इस चीज़ से अफेक्ट नहीं करता और वो हैरान हो रहा होता है कि ये क्या हुआ। जियोकी को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो टाइम स्टॉप से अफेक्टेड नहीं है और वो उसके अंदर एलिमेंट ढूंढने के लिए आ जाती है। वो उसे फ़ौरन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो हैरान हो जाती है और एकदम से वहीं गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फैंग के पेरेंट्स इस लॉन्च को टीवी पर देख रहे होते हैं तो तपने लग जाते हैं कि उससे ये काम भी ढंग से नहीं हुआ और उसकी काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं कि ये अपने हस्बैंड को डांट रही होती है कि तुमने 3 साल के लिए उसे प्रेसिडेंट की एक्टिंग करने को कहा और वो 1 साल के लिए भी अच्छी नहीं कर सका। इसके साथ ही अपने दूसरे बेटे की बात करते हैं जिसका नाम होता है फैंग ली, जो कि अब्रॉड गया हुआ होता है पढ़ाई के सिलसिले में। यहाँ जब ये इसे वीडियो कॉल करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो किसी कैफ़े में काम कर रहा है, मगर वो अपनी फैमिली से झूठ बोलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं आया हुआ है
और हर किसी को अपना फ्रेंड बनाकर खड़ा कर देता है। जैसी वीडियो कॉल वो रखता है और कोई पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा होता बल्कि उसी शहर में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसी एयरपोर्ट पे ये ज़ियोबू भी वहीं होती है। उसको पुलिस वाले उठाते हैं। इस तरीके से गिरने पर इसका सिस्टम ख़राब हो जाता है, लेकिन इसे पता चल जाता है कि ये पुलिस है, तो ये फ़ौरन वहाँ से भागने लगती है। जिससे पुलिस वालों को इस पे शक होता है, वो भी इसके पीछे भागते हैं। यहाँ ये अपने भाई फैंग को कॉल करके उसके साथ रहने का कहता है, मगर वो उसे मना कर देता है आई डोंट केयर करके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसके बराबर में से ही ज़ियोबू गुजरती है और सामने से जब वो पुलिस को आता हुआ देखता है तो इसे ऐसा लगता है कि शायद इसकी फैमिली को पता चल चुका है कि ये कोई पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा और उन्होंने पुलिस भिजवा दी है। तो ये सोचकर ये भी भागने लगता है। ये दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं और बातों ही बातों में ज़ियोबू उसे बताती है कि इन पुलिस वालों की वजह से वो भाग रही है। तब इसे पता चलता है कि वो पुलिस वाले इसके पीछे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी ज़ियोबू की भागने में मदद करता है और ये दोनों कहीं और आकर छुप जाते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इस तरीके से खड़े होकर वो दोनों ऑकवर्ड हो रहे होते हैं कि वो बाहर झाँक कर देखता है तो कोई पुलिस वाले नहीं होते। ज़ियोबू की कंडीशन और सिस्टम दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से वो वापस टर्टल मोड में आ जाती है। यहाँ ये वापस जब जाकर देखता है तो ज़ियोबू वहाँ मौजूद नहीं होती और बस उसको टर्टल मिल जाती है। अब वो बार-बार उसे नॉक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम और ख़राब होता है। दूसरी तरफ ज़ियोकी फैंग के अपार्टमेंट के बाहर आती है और पासकोड डालने की कोशिश करती है, मगर पासवर्ड चेंज होता है। ये देखकर वो हैरान हो रही होती है कि उसने पासवर्ड कैसे चेंज कर लिया। घर के अंदर वो किसी न किसी तरीके से आ ही जाती है। घर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि एक अकेला इंसान ही यहाँ रहता है। ये देखकर भी वो हैरान हो रही होती है कि इसकी कोई भी चीज़ यहाँ क्यों नहीं है। ज़ियोकी को ऐसा लगता है कि शायद वो उससे नाराज़ है क्योंकि वो इतने टाइम बाद वापस आई है, तो जब ही उसने उसकी सारी चीज़ें निकाल दी। वो वहाँ उसकी सारी पिक्चर्स ख़राब कर रही होती है और साथ ही साथ वो सोचती है कि मुझे अपना मिशन करना है। वो वहाँ पर हार्मोनी एलिमेंट ढूँढने लगती है। इतने में फैंग अपने घर के अंदर आने लगता है और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है ज़ियोकी को, तो वो फ़ौरन पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है और सारी चीज़ों को दुरुस्त करने लगती है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो सबसे पहले वो पर्दे को ही खोलता है, जिसकी वजह से ज़ियोकी साफ नज़र आने लगती है, मगर फैंग की उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ती, इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी अलमारी में छुप जाती है। यहाँ जब वो झाँक कर देखती है, तो वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। उसकी बॉडी को देखकर वो अट्रैक्ट होने लग जाती है और मेल्ट होने लग जाती है। साथ ही साथ जब वो शावर ले रहा होता है, तभी वो उसके वॉशरूम में आकर उसे देखकर मेल्ट पे मेल्ट हुए जा रही होती है, मगर अपने आप को कंट्रोल करती है और सोचती है कि वो यहाँ मिशन पे आई है। वो फ़ौरन जाकर एलिमेंट ढूँढने लगती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है, तो सोने लग जाता है। वो पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है, उसके सोने का इंतज़ार करती है। जैसे ही वो सोता है तो वो फ़ौरन उसके अंदर वो एलिमेंट ढूँढने से पहले अपनी नाक में टिश्यू डाल लेती है, ताकि उसकी बॉडी की खुशबू उसकी नाक में ना जाए। और जैसे ही वो एलिमेंट ढूँढने लगती है तो वो एकदम से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से उसे हटाकर एलिमेंट ढूँढने लगती है, तो थक जाती है और सोचती है कि कल सुबह वो ये मिशन कंटिन्यू करेगी। अभी वो सो जाती है। साथ ही साथ वो उसकी बॉडी पे टच करती है और आराम से सो जाती है। सुबह होती है, फैंग को एहसास होता है कि उसके बेड पर कोई है, तो वो फ़ौरन चादर हटाकर देखता है तो ज़ियोकी उसके ऊपर हाथ रख के बड़े मज़े से सो रही होती है। तो फ़ौरन उसे धक्का देकर हटाता है। फ़ौरन उससे पूछता है कि तुम हो कौन और मेरे घर के अंदर कैसे आई? वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि वो ज़ियोकी है और साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। चलो सब कुछ छोड़ो, वो हार्मोनी एलिमेंट मुझे दे दो। ये सारी बातें उसकी सुनकर वो उसे साइको समझने लगता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, या अगर तुम प्रिटेंड करी हो तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। वो जैसे ही पुलिस को बुलाने लगता है वो उसे रोकती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं चली जाती हूँ, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और मियाँ बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को बुलाने की क्या ज़रूरत है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट को कॉल मिलाता है और इससे कहता है ये चेक करो कि कहीं ये लड़की मेरी पास्ट गर्लफ्रेंड तो नहीं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे अपनी टर्टल मिल जाती है। ज़ियोबू के गर्म होने की वजह से और इसका सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही होती। ज़ियोकी उसे बताती है कि उसके घर में उसे एलिमेंट नहीं मिला, ना ही उसके पास वो एलिमेंट है। मुझे लगता है कि उसके ऑफिस में ही एलिमेंट होगा। ज़ियोबू जैसी ही फैंग की मीटिंग टाइमिंग बताने लगती है तो 2018 मेंशन करती है, जिससे ज़ियोकी उसे करेक्ट करती है कि हम तो 2021 में आए हैं, तुम 2018 की कैसे बात कर सकती हो? मुझे लगता है तुम्हारा सिस्टम ख़राब है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ बोर्ड पर देखती है तो 2018 लिखा होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और अब उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि फैंग को वो याद क्यों नहीं है।
क्योंकि जब वो फैंग से पहली बार मिली थी तो 2019 था। वो उस साल के भी 1 साल पीछे आ चुकी है, जब भी फैंग उससे जानता तक नहीं है, ना ही उसने अभी वो एलिमेंट बनाया और ना ही इसकी उससे कोई शादी हुई। ये परेशान हो जाती है कि हम तो यहाँ आके फँस गए, हमारा तो कोई काम ही नहीं है इस दौर में। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फैंग अपने उस डाटा को देख रहा होता है जो कि ये भूल चुका होता है। इसे एक इलनेस होती है जो कि हेटेरोसेक्सुअल एमनीसिया है, कि जितनी भी लड़कियों से ये मिला है या जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो सबको ये भूल जाता है। ये ऐसी इलनेस होती है। यहाँ कंप्यूटर पे इसने अपना ये डाटा सेव करके रखा होता है ताकि इसे याद आ जाए कि इसकी ज़िंदगी में कौन कौन था। यहाँ इस डाटा में वो ज्योकी का नाम जब डाल के देखते हैं तो ऐसी नाम की कोई लड़की नहीं होती। ये देखकर फैंग हैरान होता है और इसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी कोई फ़ैन गर्ल ही होगी। जब भी वो अपनी कंपनी और अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये किसी कैफ़े में आकर बैठती है और वहाँ पर ये नए तरीके की टी मंगाती है जिसमें ये ज़ियोबू को रख देती है और साथ ही साथ टाइम भी स्टॉप कर देती है ताकि ज़ियोबू अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। जैसे ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, ये लोग अपने प्लेनेट में सिग्नल पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग गलत टाइम में आ चुके हैं और यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। लेकिन पता चलता है कि इसका सिग्नल ही ख़राब हो जाता है, ये अपने प्लेनेट तक सिग्नल नहीं पहुँचा पा रहे होते। यहाँ पर ज़ियोकी के हाथ में ये रिंग देखकर ज़ियोबू को आइडिया आता है कि ये रिंग हारमोनी कलेक्ट करती है, वो भी लड़कों की। क्यों ना हम सारी हारमोनीज़ कलेक्ट कर लें। अगर ये फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे प्लेनेट में सिग्नल मिल जाएगा जिसकी वजह से हम वापस जा सकते हैं। ज़ियोकी सोचती है कि जब वो फैंग के साथ थी तो ये रिंग हारमोनीज़ कलेक्ट कर रही थी, तो ये खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब हम वापस जा सकते हैं। इतने में वहाँ इतने सारे लड़कों को आता हुआ देखकर ज़ियोकी वहाँ उनकी हारमोनीज़ कलेक्ट करने के लिए आ जाती है, मगर हारमोनीज़ कलेक्ट हो ही नहीं रही होती कि वो लोग जो गर्ल ग्रुप का डांस देख रहे होते हैं वो सबको हटाकर वही डांस करने लग जाती है उनके सामने। लेकिन ये देखकर वो लोग हैरान होते हैं कि ये आखिर कर क्या रही है। वहाँ मैनेजर भी ज़ियोकी को देखकर हैरान होती है। ज़ियोकी जब देखती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चीज़ कलेक्ट नहीं हो रही, तो वो मुंह बना के चली जाती है और बाहर के सारे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर किसी की भी हारमोनीज़ वो कलेक्ट नहीं कर पा रही होती। कि इतने में वहाँ की मैनेजर आ जाती है। वो उन्हें जासूस समझने लग जाती है और साथ ही साथ बिल के पैसे भी मांगती है। उन लोगों के पास पैसे तो होते ही नहीं है तो वो ये रख देते हैं। ये देखकर उनसे कहती है कि कोई मजाक हो रहा है, चलो अब तुम लोग सारे बर्तन धोगी। अंदर जाके उनसे सारे बर्तन धुलवा रही होती है। ज़ियोकी ये सोचकर हैरान होती है कि किसी के भी हारमोनीज़ कलेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे। इसे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ फैंग के ही हारमोनीज़ कलेक्ट हो रहे हैं। ये सोचकर ये दोनों फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाती हैं और इन्हें गायब होता हुआ ये मैनेजर देख लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दोनों पार्किंग की जगह पर आ जाती हैं और ज़ियोबू का दोबारा टेम्परेचर हाई होने लगता है। तो ज़ियोकी उसे रेस्ट करने को कहती है और जैसे ही उसे वहाँ फैंग नज़र आता है तो उसे रोक कर वही गर्ल ग्रुप वाला डांस करने लग जाती है। ये देखकर फैंग उसे कहता है कि शायद तुम मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ से जाने लगता है। वो सोचती है कि कोई हारमोनीज़ अभी भी कलेक्ट नहीं हुए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इतने में किसी गाड़ी से फैंग की टक्कर होने ही लगती है कि ज़ियोकी फ़ौरन आकर उसे बचा लेती है टाइम रोक के। जैसे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इनकी बॉडी एक दूसरे से टच होती है, तो हारमोनीज़ कलेक्ट होने लग जाती हैं। ये देखकर वो हैरान होती है और वो भी इसकी तरफ देखता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।